गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रेकवार फ्रॉम पारस एजुअल। बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इस कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसका एक और नाम था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक, अब इस चैप्टर में केवल 3 टॉपिक्स बचे हैं। एक बचा है कंजम्पशन, एक बचा है हमारा सेविंग और लास्ट बचा है इन्वेस्टमेंट, जिसमें से आज हमारा कंजम्पशन और सेविंग जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट को भी कंप्लीट करके ये जो डिटरमिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर है इसको कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रखें भाई, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। हमारी यूनिट चल रही है, उसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? डिटरमिनेशन ऑफ इनकम, है ना। तो जैसे हमारा कंजम्पशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंप्लीट होगा, हमारा डिटरमिनेशन ऑफ इनकम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा चैप्टर चालू होगा डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जब वो डिटरमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कंप्लीट होगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारी जो यूनिट है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वो कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कंजम्पशन, है ना, फिर हम समझेंगे सेविंग। लेकिन कंजम्पशन भी मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक इक्वेशन दिखा रहा हूं। देखिए ऊपर इक्वेशन है हमारी, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग, y माइनस सी इक्वल्स टू एस, है ना। y मतलब हमारी इनकम, c मतलब कंजम्पशन, s मतलब क्या होता है हमारा सेविंग। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, क्योंकि इसी इक्वेशन के दम पे हमें कंजम्पशन पूरा समझ आएगा और हमें सेविंग पूरा समझ आएगा। तो ये इक्वेशन को माइंड में रखना है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने इनकम कमाई सपोज 500 रुपीज, उस 500 रुपीज में से 300 रुपीज हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास बचे कितने? 200। ये हमारे इक्वेशन में हमने एग्जांपल भी समझ लिया। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि y इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, कि जो हमारी इनकम है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग से मिलके बनी है। हो सकता है ना, वो मैंने सी को ट्रांसफर कर दिया यहाँ एस के साइड में। तो देखो भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि मैंने जितना कमाया, 500 रुपीज जो मैंने कमाए, उसके 2 ही यूज हो सकते हैं। या तो मैं उसको कंज्यूम कर लूंगा या फिर मैं उसको सेव कर लूंगा। ठीक है, तो 500 रुपीज मैंने कमाए, उसमें से 300 मैंने कंज्यूम कर दिए, 200 मैंने सेव कर लिए। इस तरीके से 500 मेरी इनकम हुई। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, ऐसा भी हम इस इक्वेशन को बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इक्वेशन में यही होती है। वो तो सबसे ऊपर हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि समझने में हमको इजी हो जाता है कि इनकम जितनी कमाई उसमें से कंजम्पशन माइनस कर दिया, तो जो बचा पार्ट, उस बचे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेविंग। चलिए, ये इक्वेशन को दिमाग में रखना है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के दम पे हमको पूरी ये क्लास समझ में आनी है, नहीं तो आज की क्लास तो गई। देखें, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? सर, कंजम्पशन का मतलब होता है खर्चा। हमने जो खर्च कर दिया उसी को हम कंजम्पशन बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, मीनिंग भी यही है। इसको थोड़े हम एकेडमिक लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इनकम का वो पार्ट जो हम एक्सपेंडिचर के रूप में स्पेंड कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं। इसीलिए तो उसका नाम है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। पूरा अगर बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि हमने कंजम्पशन किया। समझ रहे हो कि एक नॉर्मल पर्सन जो भी खर्चे करता है उसके खर्चे वो क्या कहलाते हैं? उसके खर्चे कहलाते हैं कंजम्पशन। ठीक, एग्जाम में हमको कभी भी ना तो कंजम्पशन का मीनिंग आएगा ना ही सेविंग का मीनिंग आएगा, है ना। हमको जो आने वाला है वो तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी वो देखेंगे। ठीक है, कंजम्पशन तो एक जनरल डिस्कशन था कि कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। बाकी एग्जाम में कभी ना कंजम्पशन का मीनिंग आएगा ना हमको मीनिंग आएगा सेविंग का। देखो, तो कंजम्पशन का मीनिंग हमने क्या जाना कि इनकम का वो पार्ट जो हम एक्सपेंडिचर के रूप में स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन बोलते हैं। अब इस कंजम्पशन के अंदर हमको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंजम्पशन फंक्शन, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन या कंजम्पशन की इक्वेशन, और कॉन्सेप्ट नंबर 3 प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, तीनों हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंजम्पशन फंक्शन और फिर हम पढ़ेंगे कंजम्पशन इक्वेशन। देखिए, कंजम्पशन अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो जब भी फंक्शन आ गया इसका मतलब ये फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करेगा, या हम इसको टेक्निकल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, है ना। और रिलेशनशिप आई इसका मतलब कम से कम 2 वेरिएबल हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए एटलीस्ट 2 वेरिएबल्स तो होने चाहिए ना, तभी तो रिलेशनशिप बन पाएगी। ठीक, तो इसी तरह हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है उस फंक्शन के लिए हमको 2 वेरिएबल चाहिए।
तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो खुद कौन बन जाएगा, कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहा है तो एक वेरिएबल तो खुद कंजम्पशन को होना ही पड़ेगा ना। अब दूसरा वेरिएबल क्या होगा, तो हम सोच रहे कि कंजम्पशन डिपेंड किस पे है, तो हमारी कंजम्पशन किस पे डिपेंड होती है, हमारी कंजम्पशन तो डिपेंड होती है हमारी इनकम पे, क्योंकि इनकम के अकॉर्डिंग तो हम खर्च करते हैं, है ना। तो दूसरा जो वेरिएबल है वो हो जाएगा हमारा इनकम, ठीक। तो हमारा एक कंजम्पशन वेरिएबल, दूसरा इनकम वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के बीच का जो टेक्निकल रिलेशन है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, उसी को हम बोल देते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो हम कंजम्पशन फंक्शन की मीनिंग क्या लिखेंगे, हम कंजम्पशन फंक्शन की मीनिंग लिखेंगे इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, कि ये इनकम और कंजम्पशन के बीच का टेक्निकल या फंक्शनल रिलेशनशिप है। और फिर उसी का हम फॉर्मूला लिख देंगे, वो फॉर्मूला क्या बनेगा, c इज इक्वल टू फंक्शन का साइन और ब्रैकेट में y। ये क्या बताता है, फंक्शन के साथ जो वेरिएबल लिखाया वो बताता है कि वो कौन है, वो इंडिपेंडेंट है, और जो इक्वल के लेफ्ट साइड लिखाता है वो बताता है कि वो डिपेंडेंट है। क्या बोला मैंने, इक्वल के जो लेफ्ट साइड है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है डिपेंडेंट, और इक्वल के जो राइट साइड है जो फंक्शन के साइन के साथ आया उसको आप क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन डिपेंड है किस पर, इनकम पर, और इनकम क्या हुई हमारी, इंडिपेंडेंट हुई। तो इस तरीके से हमने ये फॉर्मूला डेवलप कर लिया। अब इस फॉर्मूले को ऐसे ही नहीं छोड़ के आना पड़ेगा, ये जितने भी आपने सिंबल यूज करे ये सबको आपको बताना पड़ेगा कि C इज इक्वल टू कंजम्पशन, F इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप और Y इज इक्वल टू इनकम या नेशनल इनकम, कुछ भी बोले आप, ठीक है। चलो, तो ये तो हमने देखा कंजम्पशन फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं कंजम्पशन इक्वेशन की। अब कंजम्पशन इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को लिख दूंगा। तो देखो आप इक्वेशन क्या लिखा है, इक्वेशन लिखा है C इज इक्वल टू C बार प्लस B ब्रैकेट में Y। क्या क्या इक्वेशन बन गई, C इज इक्वल टू C बार प्लस B ब्रैकेट में Y। अब इनके पहले मतलब जाने, इसमें से हमें दो वेरिएबल के मतलब तो पहले से ही पता है, कौन सा, एक तो C मतलब कंजम्पशन, दूसरा Y मतलब इनकम। अब जो नए आए हैं वो नए क्या है, पहला है हमारा ये हमारा सी बार बोले तो सी बार का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी जब भी हमारी कंजम्पशन नेगेटिव हो, सॉरी नेगेटिव तो होती नहीं कंजम्पशन, जब भी हमारी कंजम्पशन इनकम नहीं होने पर भी हो उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी आऊंगा, अभी तो बस फुल फॉर्म देख लो कि सी बार का मतलब क्या होता है, सी बार का मतलब हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। और उसके बाद फिर हमने देखा बी। अब B का मतलब क्या होता है, B का मतलब होता है MPC। अब ये MPC क्या है, तो MPC का फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये मैंने क्या किया, मैंने केवल अभी इक्वेशन लिखी और इक्वेशन में जो भी सिंबल्स यूज हुए वो सिंबल साइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कल इसमें जो सिंबल जो भी यूज हुए हमको सबका मतलब समझना है। सबसे पहले हम देखें C आया, C का मतलब हमें पता है कंजम्पशन। अब मैं आता हूं किस पे, सी बार पे। सी बार का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, मतलब नहीं, मैंने आपको ये सिंबॉलिक मीनिंग बताया, क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, तो पहले हम जानेंगे ऑटोनोमस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब जो फ्री हो, फ्री हो मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं हो। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी इंडिपेंडेंट कंजम्पशन। और अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा कि हमारी जो कंजम्पशन है वो किस पे डिपेंड होती है, इनकम पे, क्योंकि हम जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा कंज्यूम करेंगे, कम कमाएंगे तो कम कंज्यूम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो हमारी इनकम पे ही डिपेंड करता है। जो जितनी ज्यादा इनकम कमाता है वो उतना ज्यादा खर्च करता है, कोई बंदा कम इनकम कमाता है तो कम इनकम खर्च करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कंजम्पशन है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। लेकिन हम यहाँ देखने वाले हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी ऐसा कंजम्पशन जो डिपेंड नहीं है भाई, किस पे डिपेंड नहीं है, इनकम पे। तो इनकम पे डिपेंड नहीं है मतलब ये फ्री है कि इनकम हमारी कम हो, ज्यादा हो, ना हो, हम तो खर्च करेंगे। इसी को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, कि ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो इनकम पर डिपेंड नहीं होता है उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, है ना। अब ये कैसे,
क्योंकि ध्यान करो, हमने एक शेड्यूल बनाया था। लो मैं शेड्यूल भी रख देता हूँ, जरा सा फटाफट नीचे देखो, छोटा सा शेड्यूल मैंने बनाया। ये काय का एग्रीगेट डिमांड में से, जो एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई कोई सा भी देख लो, इसमें मैंने इनकम और कंजम्पशन वाला कॉलम उठाया है। और इसमें आप देखो कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनकम कम हो रही, कंजम्पशन भी कम हो रहा है, लेकिन एक जगह इनकम जीरो है, फिर भी मेरा कंजम्पशन हो रहा है। तो इनकम जीरो होने पर भी जो कंजम्पशन होता है, इसी कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी ये वो कंजम्पशन है जो बोल रहा है मैं इनकम पे डिपेंड नहीं हूं साहब, आप कम कमाओ ज्यादा कमाओ मत कमाओ, मैं तो खर्च होऊंगा। तो ऐसे कंजम्पशन को ही बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्योंकि देखो भाई, हमने अभी आपको बताया कि इनकम ज्यादा मतलब कंजम्पशन ज्यादा, इनकम कम यानी कंजम्पशन कम। तो सोचो कि अगर किसी की इनकम नहीं है तो क्या वो कंजम्पशन नहीं करेगा? क्या वो खर्च नहीं करेगा? अरे खाएगा तो, खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो वो भले उधार मांगे, भीख मांगे, पर खर्च तो वो करेगा। यानी इनकम जीरो होने पर भी हर इंसान खर्च तो करता है। खुद को ही देख लो ना, तुम्हारी क्या इनकम है? कोई इनकम है क्या? नहीं, पर फिर भी तुम लोग खर्च करते हो ना। तो ऐसे कंजम्पशन को ही बोला जाता है क्या? ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब ये मत बोलना कि मम्मी पापा जो लिया वो हमारी इनकम ही तो है। इनकम है तुम्हारी, इनकम मेहनत से कमाई जाती है ना। ऐसे मांग लिया, सर दे दो दे दो, तो इसको क्या इनकम बोलोगे? तो भीख हुई। तो भीख मिलती है तुम लोगों को, ये बोला करो कि मम्मी पापा ने हमको भीख दी। ये मत बोलना हमने इनकम कमाई, बहुत गड़गड़ाए रोए, है ना। तो सर ये भी तो मेहनत है कि देखो हम कितना गड़गड़ाए रोए, तो ये मेहनत वाला काम है। अच्छा, तुमसे ज्यादा वो भिखारी मेहनत कर लेता है, फिर तुमसे ज्यादा गड़गड़ाता है वो लोगों के सामने। और ये तो इंडिया के भिखारी है, तो गड़गड़ाने से काम हो जाता है। अगर कहीं अदर कंट्रीज में होता है ना, तो वहां भी टैलेंट चाहिए। देखते हो ना, वहां कोई गिटार बजा रहा, कोई कुछ बजा रहा, तब जाके उनको मिलती है भीख। और तुम तो यहाँ अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे और भीख मिल जाती है। और तुम लोग तो मम्मी पापा से वो भी नहीं बोलते होगे, और फिर भी तुमको भीख मिल जाती है। तो कभी ये मत बोलना ना कमाई है ना, ये बोलते ना भीख है। ठीक है, तो जो भी आपको भीख मिली उसको आप इनकम तो बोल नहीं रहे, और उसको आप खर्च कर रहे हो। तो ऐसी भीख को, ऐसे खर्चे को, सॉरी भीख नहीं ज्यादा हो गया, क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। आई होप कि अब आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन क्लियर हुआ। तो कंजम्पशन जब भी हमारा होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, लेकिन जब भी हमारा कंजम्पशन ऑटोनोमस होता है उसको हम सी बार से डिनोट करते हैं। तो अगर आपने किसी अमाउंट को या किसी कंजम्पशन को सी बार से डिनोट कर दिया, तो वो ये बताएगा कि इसकी भैया इनकम नहीं है, जीरो है, और उसके बाद भी इसका इतने रुपए कंजम्पशन है। ठीक है, ये हुआ हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर इसमें आया है बी। बी का मतलब मैंने क्या बताया आपको? एमपीसी। क्या बोला? एमपीसी फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या होता है? 5 मिनट रुकना पड़ेगा। उसके बाद आया वाई। वाई का मतलब क्या होता है? इनकम। तो इनकम तो हमको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका कंजम्पशन इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हमारा जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? C इज इक्वल टू C बार प्लस B ब्रैकेट में वाई, है ना। और इन सबके क्या मतलब होते हैं एक एक करके हमने देखे। एमपीसी मेरे पार्ट पे पेंडिंग है, ये मैं अभी आपको 5 मिनट में कंप्लीट कराऊंगा। उससे पहले एक काम की बात, कि अगर आप कुछ रिफ्रेशर बुक से देखेंगे या यूट्यूब के वीडियो देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो कंजम्पशन इक्वेशन लिखी है, कुछ लोग या कुछ बुक्स इसी को कंजम्पशन फंक्शन भी बोल देती है। यानी उन बुक्स के लिए या उन वीडियोस के लिए कंजम्पशन इक्वेशन और कंजम्पशन फंक्शन में कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, कंजम्पशन फंक्शन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड द कंजम्पशन इक्वेशन इज अदर वन। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को कभी आप मिक्स और मर्ज नहीं करेंगे, समझे। तो अगर किसी बुक्स में इसी को फंक्शन और इसी को इक्वेशन बोल दिया है तो वो गलत है मेरे बाबा, उस पर बिलीव आप नहीं करेंगे। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। सर हम कैसे मान ले आप सही पढ़ा रहे हैं? तो बेटा मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर मेरी किसी बात पे भी आपको डाउट हो, या मेरी कोई बात किसी YouTube के वीडियो से या फिर आपके रेफरेंस बुक से डिफरेंट होती है, वेरी करती है, अलग होती है, तो आप गूगल कर लिया करो, है ना। मैं झूठ बोल सकता हूँ, गूगल की हर साइट थोड़ी ना झूठ बोलेगी, ठीक है। तो अगर कभी भी कोई ऐसी बात हो जो कंफ्लिक्ट कर रही हो मेरी, किससे? आपकी बुक से या यूट्यूब के वीडियो से, तो आप हमेशा गूगल कर ले। मेरी बात पे भी यकीन नहीं करें, ना बुक की बात पे यकीन करें, ना यूट्यूब वीडियो पे यकीन करें, ठीक है। अपने खुद की स्टडी और एनालिसिस करें, और उसके बाद जो आपके सामने फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, उस रिजल्ट के बेसिस पे आप डिसाइड करना कि कौन सही है।
समझे? पर फिलहाल के लिए और आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सही है। तो एक हुआ हमारा कंजम्पशन फंक्शन और एक हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन या कंजम्पशन इक्वेशन। ठीक, अब इसमें एक चीज छोड़ दी थी हमने एमपीसी, वो जस्ट अभी हमारा शुरू होने वाला है, क्योंकि अब कंजम्पशन के हम तीसरे टॉपिक पे आने वाले हैं जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या पढ़ लिया हमने? एक तो कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, कंजम्पशन इक्वेशन पढ़ ली, और कंजम्पशन के तीसरा टॉपिक जिसका नाम क्या है हमारा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें क्या बताता है? तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या बोला मैंने? प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। किसके अगेंस्ट में? ऑब्वियस सी बात है, इनकम के अगेंस्ट में, क्योंकि कंजम्पशन है तो इनकम की बात तो होनी है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमें कंजम्पशन और इनकम इन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। वो बताता है कि हमारे कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है। मतलब जो अभी तक हम बोलते आ रहे थे ना कि इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाता है। ये कौन बताता है आपको बात? ये बात आपको बताता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर देते हो, और अगर आपकी इनकम बढ़ी तो आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, पर कितना, इसका जवाब भी देता है। ठीक है, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ने आपको क्या बताए? तीन बातें बताई। कौन कौन सी? सबसे पहला तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ने आपको रिलेशन बताया, किसका? कंजम्पशन का इनकम के साथ। उसने बताया कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन कम होता है। दूसरी बात उसने बताई कि आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च कर देते हो। मतलब जैसे कि अगर मैंने 1000 रुपए कमाए तो 1000 में से मैंने मान लो 600 रुपए खर्च कर दिए, तो कितना प्रपोर्शन खर्च किया? 1000 का 600, मतलब 60%। इस बात को भी कौन बताता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है। और साथ ही साथ अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मान लो मेरी इनकम 1000 से 2000 हो गई, तो इनकम अगर मेरी 1000 से 2000 हो गई तो मेरा कंजम्पशन में कितना बढ़ा दूंगा? 600 से मैं कितना कर दूंगा? 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, कितना बढ़ा दूंगा? इस बात का भी जवाब कौन देता है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस तरीके से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ने आपको 3 सवालों के आंसर देता है। पहला तो कौन सा? कि आपका कंजम्पशन का इनकम के साथ क्या रिलेशन है, तो वो बताता है पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा कि ये साथ में बताता है कि आप अपने इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च कर देते हो, क्या परसेंटेज में आपका खर्चा है आपकी इनकम के अगेंस्ट। और तीसरा ये बताता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाते हो तो बताते ही है, कितना बढ़ाते हो ये भी बताता है ना। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसके 2 पार्ट बनते हैं भैया। पहला तो देखो इसने ये बता दिया कि रिलेशन क्या है, फिर ये 2 पार्ट में बताएगा कि आप आपकी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च करते हो, और अगर इनकम बढ़ जाए तो आप अपना खर्चा कितना बढ़ा देते हो। इन्हीं के ये जो 2 बातें हैं इनका नाम है, एक का नाम है एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक का नाम है एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, 2 नाम कौन कौन से? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। अब अगर आपको यह जानना है कि हमारी इनकम का कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज हम खर्च कर देते हैं, तो आप एपीसी के पास चले जाओ। और अगर आपको ये जानना है कि अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मैं अपना कितना खर्चा बढ़ाऊंगा ये तो पता है, पर कितना बढ़ाऊंगा, इस बात का जवाब कौन देगा आपको? एमपीसी। ठीक है, तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीसी की। तो एपीसी की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया। क्या बता रहा है कि आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च कर देते हो, उसे क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एपीसी। इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो इसको लैंग्वेज में हम लिखेंगे इट इज द रेशो, एपीसी इज द रेशो बिटवीन कंजम्पशन या टोटल कंजम्पशन एंड इनकम या टोटल इनकम। क्या बोला मैंने? इट इज द रेशो बिटवीन टोटल कंजम्पशन अपॉन में एंड टोटल इनकम। तो इन दोनों के बीच का जो प्रपोर्शन है, जो रेशो है, उस रेशो को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एपीसी। फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं कि एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन में वाई। Here APC means average propensity to consume, C means consumption expenditure, Y means income. इसको एग्जांपल में भी समझ लेते हैं कि मान लो हमारी इनकम है 1000 की इनकम में से हमने 600 खर्च कर दिए, तो
1000 में से अगर हमने 600 खर्च कर दिए तो परसेंट निकाल सकते हो, कितना परसेंट होगा सर? 600 अपॉन में 1000 इंटू 100 कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका? 60%। कॉमन सेंस से वैसे निकल जाएगा कि 1000 रुपए है, 600 रुपए आपने खर्च कर दिए तो 60% आएगा। तो बस हम इसको परसेंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, यानी पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन में इनकम। तो इनकम हमारी कितनी है? 1000, मैंने 1000 रख दिया। कंजम्पशन हमारा कितना है? 600, तो मैंने 600 रख दिया। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 0.6 या 0.60, कुछ भी बोलो एक ही बात है, 0.6 या 0.6, है ना। तो ये 0.6 हमें क्या बता रहा है? अगर 6 आया मतलब 60%, 5 आया 50%, है ना, 4 आया 40%, 7 आया 70%, है ना, 0.78 आ गया मतलब 78%। ठीक है, तो 0.6 क्या बता रहा है हमको कि अगर हम 1 रुपए कमाते हैं तो उस 1 रुपए में से 0.6 यानी 60 पैसे हम खर्च कर देते हैं। 100 रुपए कमाते हैं तो 60 रुपए खर्च कर देते हैं। ये हमको बताता है कौन? एपीसी, कि आपने टोटल इनकम अगर 1000 रुपए कमाई तो आपने उसमें से 1000 में से 600 रुपए खर्च कर दिए, तो आपका एपीसी कितना आ गया? 0.6 आ गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, हमें सेविंग में भी काम आएगा। अब ये तो हमने बात करी एपीसी की, अब हमें बात करना है एमपीसी की, कि अगर हमारी इनकम बढ़ गई, तो इनकम अगर हमारी बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, तो पर कितना? उसका जवाब कौन देता है? एपीसी। तो अब देखो, पहले हम एपीसी का मीनिंग देखते हैं। एपीसी के मीनिंग में हम क्या लिखेंगे? मीनिंग तो मैंने ऐसे जनरल तो बता ही दिया कि कंजम्पशन बढ़ने, इनकम बढ़ने पर आपका कंजम्पशन कितना बढ़ता है, वो आपको एपीसी जवाब देता है, एमपीसी जवाब देता है। लेकिन हम इसको मीनिंग में क्या लिखेंगे? तो मीनिंग में देखो, हम लिखेंगे इसको, इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द रेशो दैट शोज द चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। और आप तो सिंपली मीनिंग लिखो, इट इज द रेशो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। अब यहाँ पे जो आपने मीनिंग लिखी उसी को फॉर्मूले में लिख दिया मैंने। फॉर्मूला क्या लिख दिया? एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम। हियर एमपीसी इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जो आपको ये जो साइन दिख रहा है ट्राइंगल का, इसको हम बोलते हैं क्या? चेंज। सी मींस कंजम्पशन, तो हमने बोल दिया चेंज इन कंजम्पशन। दूसरा नीचे चेंज इन वाई का सिग्नल साइन है, तो उसको हमने लिख दिया चेंज इन वाई या चेंज इन इनकम। तो ये तो हमने देखा क्या? ये। अब इसको हमें एग्जाम्पल से समझना है। एग्जाम्पल से कैसे समझे? तो देखो, अभी मेरी 1000 रुपए इनकम थी और उसमें से मैं कंजम्पशन कितना कर रहा था? मैं कंजम्पशन कर रहा था 600 रुपए। अब मेरी इनकम मान लो 1000 से कितनी हो गई? 2000। तो अब आप ही बताओ, इनकम मेरी बढ़ी तो कंजम्पशन बढ़ेगा? यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा, कि इनकम 1000 से मेरी कितनी हो गई? 2000, तो मेरा कंजम्पशन 600 से बढ़ेगा, पर कितना? मान लो मैं रख देता हूँ 1000 रुपए। 1000 मतलब मेरा जो 1000 नहीं रखता, 1000 रखूंगा तो मैच हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसको रख देता हूँ 900 रुपीज। कितना रख दिया? 900, यानी पहले मैं 600 खर्च करता था, लेकिन मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने 900 रुपए खर्च करने लगा। तो आप देखो, इनकम बढ़ने पर मेरे कंजम्पशन बढ़े। इनकम 1000 थी, 2000 हुए, तो मेरे जो कंजम्पशन 600 थे वो 900 हो गए। क्यों सर 1200 क्यों नहीं हो गए? यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितनी हमारी इनकम बढ़ती है उतना ही हमारा कंजम्पशन बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि इनकम डबल होने पर हमारे खर्चे डबल होंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? इनकम बढ़ेगी तो इनकम डबल होगी तो खर्चा भी डबल होगा ना? नहीं होगा बाबा। सुनो आप, क्यों नहीं होगा। जैसे मान लो मेरी इनकम है आज 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए में मैं क्या खर्चा करता था? मैं खर्चा करता था 6,000 रुपए, या 1000 ही इनकम रखता हूँ। 1000 मेरी इनकम थी, उसमें से मैं 600 रुपए खर्च करता था। जैसे देखो, ये जो मेरे 1000 रुपए मैंने कमाए, इसमें से जो 600 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, ये 600 रुपए का मैं क्या करता था? तो मेरे खर्च देखो, 400 रुपए मेरे खर्च होते थे काय में? किराने के सामान में। और जो बचे हुए मेरे 200 रुपए हैं वो मेरी या तो डॉक्टर की फीस में खर्च हो जाते हैं, या फिर मैं कपड़े वगैरह खरीद लेता हूँ, इसमें खर्च होते हैं, है ना। अब देखो, अगर मेरी इनकम डबल हो गई, इनकम डबल हो गई मतलब कि 1000 से कितनी हो गई? 2000। तो मैं खर्च कितने करता था? 600। 600 में क्या करता था? 400 रुपए का किराना, 100 रुपए डॉक्टर की ट्यूशन फीस देता था, मतलब ट्यूशन नहीं सॉरी क्लिनिक फीस देता था, और जो बच्चे मेरे 100 रुपए उसके मैं कपड़े खरीदता था। ये मेरा फिक्स था। अब मेरी इनकम डबल हुई,
तो मैं क्या करूंगा, खर्चे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल बढ़ाऊंगा। कपड़े एक जोड़ी खरीदता था, 2 जोड़ी खरीदूंगा। पर डॉक्टर की फीस कितनी थी, 100, तो उसकी फीस तो 100 ही जाएगी ना, 2 डॉक्टर के पास थोड़े ना जाने लगूंगा। या फिर मेरा जो किराना, जो मैं गेहूं चावल लाता था, वो तो उतने ही लाऊंगा ना। इनकम बढ़ने से गेहूं चावल ज्यादा थोड़ी ना लाने लगूंगा मैं। तो इसका मतलब देख रहे हो ना, आपकी इनकम बढ़ने से खर्चे तो मेरे बढ़ते हैं, लेकिन सारे खर्चे नहीं बढ़ते। कुछ हमारी ऐसी नीड्स होती है जो हमारी इनकम बढ़ने से भी नहीं बढ़ती। जैसे मैंने आपको शक्कर, चावल, दाल इनकी बात कर दूं कि ये ऐसी चीजें हैं कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो भी आपके घर में किराना उतना ही आना है। समझ रहे हो आप? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ने से हमारे खर्चे तो बढ़ते हैं, लेकिन इतने नहीं बढ़ जाते कि इनकम हमारी डबल हो गई तो खर्चे भी डबल हो जाए। देखो, बल्कि कपड़े में 1 जोड़ी खरीदता था, 2 जोड़ी करना, कपड़े के खर्चे मैंने डबल करे, पर अदर खर्चे मेरे डबल नहीं हुए। ज्यादा से ज्यादा किराना 400 का था तो वो तो वही आता था, और दूसरी अदर चीजें भी खरीदने लगा मैं, तो गुलाब जामुन पैकेट वगैरह खरीद लिए मैंने, तो उसमें मेरा खर्चा और बढ़ सकता है। पर डबल थोड़ी हो जाएगा कि 400 का किराना और 400 के गुलाब जामुन, लो भाई 800 का खर्चा। फिर ये कपड़े मेरे 1 जोड़ी 100 के, तो फिर 1 जोड़ी और 100 के, 200 के कपड़े। उसके बाद डॉक्टर की फीस, तो फिर 2 डॉक्टर के पास जाने लगूंगा। फिर तो अगर आपकी इनकम 4 गुना हो गई तो तुम तो 4 डॉक्टर के पास जाने लगोगे, है ना? सर ठीक है, सब समझ आ गया, पर एक चीज समझ नहीं आई, आपके कपड़े 100 रुपए में कैसे आने लगे? अरे बेटा, गरीब आदमी, गुरुवार बाजार वाले कपड़े खरीदे 100 रुपए की 1 जोड़ी, है ना? हाँ, 100 रुपए के मिल जाएंगे 1 जोड़ी गुरुवार बाजार में, शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, ये हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इनकम बढ़ने से हमारा कंजम्पशन बढ़ा। कि हमारी इनकम 1000 थी तो हमारी इनकम कितनी हो गई, 2000 हो गई, लेकिन कंजम्पशन हमारा 600 रुपए था तो कितना हुआ, 900 रुपए हुआ। तो इनकम 1000 रुपए से बढ़ गई, पहले 1000 थे, अब कितने हो गए, 2। तो इनकम में 1000 रुपए का इंक्रीज हुआ, लेकिन कंजम्पशन में इंक्रीज हुआ कितने का, 300 रुपीज का। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मेरी जो इनकम है वो 1000 का चेंज हुआ, इनकम में मेरा चेंज कितने का हुआ, 1000 का, पहले 1000 फिर 2000, तो चेंज कितने का हुआ, 1000 रुपए का। और कंजम्पशन में चेंज कितने का हुआ, 300 रुपए का। तो फॉर्मूले में इसी वैल्यू को रख दो, चेंज इन कंजम्पशन 300, चेंज इन इनकम कितना, 1000। तो आपका आंसर कितना आएगा, 300 अपॉन में 1000, मतलब कि 0.3 या 0.30, है ना? तो 0.30 क्या बता रहा है, 0.303 आया, मतलब 30%। तो ये क्या बता रहा है कि अगर मेरी इनकम में इंक्रीज होता है तो मेरे कंजम्पशन में भी इंक्रीज होगा 30% का। समझे? तो ये जो 0.3 आया है इसका मतलब पता है, ये जो आ रहा है 0.6, 0.3 जो भी आते हैं, इन सब के मतलब पता होना चाहिए बेटा। फॉर्मूले से तो कर लेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे हम जब इसकी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमको इनके मतलब पता होना चाहिए कि जो 0.3, 0.6, 0.4 जो भी आते हैं उनके मतलब क्या होते हैं। तो ये जो 0.3, 0.6 आया था, इसने क्या बताया था, इसने हमको बताया था कि हमारी जितनी भी इनकम है, टोटल इनकम, उसका टोटल कंजम्पशन हम करते हैं कितना, 60%। और 0.3 यानी 30%, ये क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि अगर हमारी इनकम बढ़ी तो उस बढ़ी हुई इनकम का 30% हम खर्च कर देते हैं, मतलब 30% एक्स्ट्रा खर्च करते हैं अगर इनकम हमारी बढ़ जाती है तो। ठीक है, तो बढ़ी हुई इनकम का 30% हमने खर्च कर दिया एक्स्ट्रा, उसी को हम बोलते हैं एमपीसी। तो एमपीसी ने हमको क्या बताया कि अगर आपने इनकम में चेंज कर दिया तो आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। समझ गए आप? तो ये हमने देखा एमपीसी। तो इस तरह से जो हमारी कंजम्पशन इक्वेशन थी जिसमें हम छोड़ के आए थे क्या चीज, एमपीसी को, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर हम बात करें तो हमने 2 पार्ट में देखा, एक देखा एपीसी जो बताता है हमारी टोटल इनकम का कितने % हम खर्च कर देते हैं, और दूसरा हमने देखा एमपीसी जो हमें ये बताता है कि हमारी बढ़ी हुई इनकम का कितना % हम खर्च करते हैं। अब ये जो आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ी, इसका सेम टू सेम हमको पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू सेव में। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले ये जो आपने कंजम्पशन अभी तक जितना पढ़ा, कंजम्पशन का मीनिंग, उसके बाद कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन इक्वेशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एमपीसी, इसको एक बार पहले रिवाइज करो। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोपेंसिटी टू, जो आप अभी अपन सेविंग पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेविंग में भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट आने वाले हैं जो यहाँ। जैसे कंजम्पशन में क्या कॉन्सेप्ट था, पहला कंजम्पशन का पहला कॉन्सेप्ट था हमारा कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन इक्वेशन। इसी तरह सेविंग में आएगा सेविंग फंक्शन, सेविंग इक्वेशन। फिर आपने पढ़ा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो वहां पढ़ोगे प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर आपने यहाँ पढ़ा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन तो वहां आप पढ़ोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फिर आपने यहाँ पढ़ा एवरेज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
तो आप वहां पढ़ोगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी आप देख रहे हो पूरे के पूरे जितने ये कॉन्सेप्ट हैं कंजम्पशन की जगह सेव होके वहां पे आ जाते हैं। और मीनिंग में भी वही रहेगा, मालूम है, जहां जहां यहाँ कंजम्पशन है वहां सेविंग लगा दो, आपका पूरा सेविंग जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और उसके बाद ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करो अच्छे से, और उसके बाद फिर आगे ये वीडियो को कंटिन्यू करना। तो आई होप कि आपने ये जो कंजम्पशन कॉन्सेप्ट है इसको पूरा रिवाइज कर चुके हैं। अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया है तो सेविंग जो हम अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ये मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं सेविंग का मीनिंग। तो सेविंग का मीनिंग क्या होता है? सर सेविंग मतलब जो पैसा हमने सेव कर लिया, बचा के रख लिया, उसी को सेविंग बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। काय में से बचा लिया? पर भाई काय में से बचा लिया? इनकम में से बचाया होगा ना, क्योंकि आपने इनकम कमाई फिर आपने खर्च कर दिया, जो बचा वो सेविंग। ऐसे ही बोलोगे ना आप कि आपने इनकम का वो पार्ट जो खर्चे आपने कर दिए उसके बाद बच गया, उसको आप क्या बोलते हो? सेविंग। बस यही सेविंग है। इसी को एकेडमिक लैंग्वेज में बोल देता हूं कि इट इज द रेसिडुअल पार्ट ऑफ इनकम। ये इनकम का बचा हुआ पार्ट है विच रिमेन्स आफ्टर रिडक्शन या डिडक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो पार्ट इनकम का बच गया उसी को हम क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया है, ना आपको कंजम्पशन का मीनिंग आएगा ना आपको सेविंग का मीनिंग आएगा। ठीक है, एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कैसे, कि जैसे हमारी इनकम थी 500 की इनकम में से मैंने 300 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, तो जो बचा वो कितना बचा मेरे पास? 200। इसको मैं क्या बोल दूंगा? सेविंग बोल दूंगा। ये हमने ऐसे ही कंजम्पशन में एग्जाम्पल लिया था। अब जिस तरह कंजम्पशन में एक कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन इक्वेशन था, ठीक इसी तरह सेविंग में एक सेविंग फंक्शन और दूसरा सेविंग इक्वेशन होगा। ठीक है, अब सेविंग फंक्शन, तो फंक्शन आ गया मतलब वही फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशनशिप, टेक्निकल या फंक्शनल रिलेशनशिप आई, इसका मतलब दो वेरिएबल चाहिए, और दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो खुद कौन हो जाएगा? सेविंग। तो बचा कौन सा? अब दूसरा वेरिएबल। तो दूसरा वेरिएबल क्या बनेगा? दूसरा वेरिएबल वो बनेगा जिस पर सेविंग हमारी डिपेंड होगी। तो हमारी सेविंग किस पर डिपेंड है? तो भाई हमारा कंजम्पशन किस पे डिपेंड था? हमारा कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड था। तो हमारी सेविंग भी काय पे डिपेंड होगी? हमारी सेविंग भी इनकम पे ही डिपेंड होगी, क्योंकि अभी हम बोले ना इनकम का वो पार्ट मतलब इनकम का पार्ट है ना, और इनकम का पार्ट है मतलब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी, इनकम पे डिपेंड हो गया हमारा सेविंग। ठीक, तो दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो कौन हो जाएगा? दूसरा वेरिएबल हो जाएगा हमारा इनकम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो सेविंग फंक्शन है वो क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। किसके बीच में? एक तो खुद सेविंग और दूसरी हमारी इनकम। तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक, और इसी को हम फिर फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा? मैंने आपको बताया था जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होता है, तो हमारे लेफ्ट साइड आ जाएगा क्या? एस, जो बताएगा सेविंग, इक्वल्स टू लगाया हमने, फिर हमने फंक्शन का साइन लगाया और फिर हमने ब्रैकेट में लिख दिया वाई। वाई क्या है? इनकम, जो क्या बताती है? इंडिपेंडेंट हूं मैं, है ना, और फंक्शन के साथ जो भी आता है वो कौन होता है? इंडिपेंडेंट। इक्वल्स टू के राइट साइड फंक्शन के साथ आए तो आप क्या बन जाओगे? इंडिपेंडेंट। इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड डिपेंडेंट। ठीक, फिर यहां हमको इनके फुल फॉर्म बताने पड़ेंगे, जैसे C इक्वल्स टू कंजम्पशन, F फंक्शनल रिलेशनशिप या टेक्निकल रिलेशनशिप, और Y मतलब इनकम या नेशनल इनकम। ठीक, इसी तरह अब हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारी सेविंग इक्वेशन क्या बनेगी? तो याद करो हमारी कंजम्पशन इक्वेशन क्या थी? कंजम्पशन इक्वेशन का फॉर्मूला था C इज इक्वल्स टू C बार प्लस B ब्रैकेट में Y। ये हमारी काय का फॉर्मूला था? कंजम्पशन इक्वेशन का। ठीक इसी तरह सेविंग इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। सेविंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो देखिए यहां S इज इक्वल्स टू S बार प्लस 1 माइनस B Y। क्या बोला मैंने? S इज इक्वल्स टू S बार प्लस 1 माइनस B Y। अब यहां पर S हमने देख लिया है क्या होता है? सेविंग। हमको देखना है S बार मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे C बार था ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऐसे S बार है ऑटोनोमस सेविंग। लेकिन ऑटोनोमस सेविंग ये नाम इतना फेमस नहीं है जितना नाम फेमस है डिस सेविंग। मतलब आपको कोई बुक शायद ही हो जो ये नाम बोले ऑटोनोमस सेविंग, लेकिन हर बुक इस एस बार को डिस सेविंग के नाम से जरूर बुलाती है ना, क्योंकि आपका बोर्ड डिस सेविंग बोलता है, इसलिए अपन भी इसको ऑटोनोमस सेविंग ना बोल के क्या बोला करेंगे? डिस सेविंग,
है ना, मतलब वही है, लेकिन हम उसको नाम डिस सेविंग बोलेंगे। देखो अब मतलब क्या है, तो देख जैसे हमारा सी बार था, सी बार का मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी ऐसा कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड नहीं होता था। ठीक इसी तरह एस बार मतलब ऑटोनोमस सेविंग, मतलब डिस सेविंग यानी ऐसी सेविंग जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती है, इनकम पे डिपेंड नहीं होती है और उल्टा माइनस में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस सेविंग, है ना। कैसे, अब जैसे देखो मैं वापस से एक शेड्यूल बना रहा हूं, जो एग्रीगेट सप्लाई में हमने यूज करा था, उसमें हमने इनकम ली थी, कंजम्पशन लिया था, सेविंग लिया था और एग्रीगेट सप्लाई लिया था। तो एग्रीगेट सप्लाई से मुझे कोई कंसर्न नहीं है यहाँ, तो मैं इनकम, कंजम्पशन और सेविंग ले रहा हूं। जिसमें आप देखो स्टार्टिंग में मेरी इनकम 0 है, तब भी मैंने कंजम्पशन किया कितना, 100 रुपए, इसको मैंने क्या बोला था, ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला था। इसी में आप आगे देखो तो मेरी सेविंग कितनी दिख रही है आपको, -100 दिख रही। क्यों दिख रही -100? क्योंकि भाई हमने अभी फॉर्मूला बनाया था, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल्स टू सेविंग, और इनकम मेरी अगर 0 है, उसमें से मैं कंजम्पशन माइनस कर दूंगा 100, तो मेरी सेविंग आंसर में कितनी आएगी, -100, है ना। ये जो -100 आई आपकी सेविंग, इसी को मैं क्या बोलता हूं, डिस सेविंग। तो डिस सेविंग क्या बताती है, डिस सेविंग बताती है कि इनकम 0 होने पर भी अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो जो हमारी सेविंग होती है वो डिस सेविंग होती है, और डिस सेविंग हमेशा माइनस में रहती है। मतलब जब तक आप माइनस में हैं तब तक आप डिस सेविंग में हैं। जैसे अगर मैं दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में जब इनकम 100 हो गई, आपका कंजम्पशन 150 है, तो आपकी सेविंग देखो कितनी दिख रही, -50। ये भी हमारी डिस सेविंग है। मतलब सेविंग जब जब माइनस में होगी तब तब आप उसको सेविंग ना बोल के क्या बोला करेंगे, डिस सेविंग बोला करेंगे। समझे आप इसको। तो ये जो आपकी -100 -50 ये जो देख रही है, ये डिस सेविंग है। 0 है तो आप कुछ भी मत बोलो, फिर पॉजिटिव आ गई तब आप उसको क्या बोल सकते हो, सेविंग बोल सकते हो। यानी सेविंग जब तक माइनस में है तब तक उसका नाम डिस सेविंग रहता है, जैसे ही प्लस में आ जाती है हम उसे सेविंग बोलने लगते हैं। समझ गए भाई आप इतना। ठीक, तो यहाँ पे कंजम्पशन सेविंग देख लिया, फिर हमने देख लिया डिस सेविंग। अब हम देख रहे हैं 1 - b, तो ये 1 - b इक्वल्स टू होता है MPS। क्या बोला मैंने, 1 - b इक्वल्स टू MPS। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो b का मीनिंग आप पहले देख के आए, b का मीनिंग क्या था, MPC थी ना, तो इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो 1 - b इक्वल्स टू 1 - MPC लिख सकते हैं ना भाई। 1 - b की जगह पे मैंने MPC लिख दिया, लेकिन पूरा 1 - c की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो होता है MPS। अब सर ये 1 - b इक्वल्स टू MPS कैसे हो गया, ये हमारे मन में एक सवाल आ गया। दूसरा, ये MPS क्या होता है, ये हमारे मन में दूसरा सवाल आ गया। तो इन दोनों के आप जवाब दो, ठीक है, 5 मिनट रोको, अभी जवाब आ जाएगा। फिर क्या बचा हमारे इक्वेशन में, y मतलब इनकम, इनकम हम पहले समझ चुके हैं तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इस तरीके से ये इक्वेशन के S बार 1 - b मतलब MPC और सॉरी MPS, और उसके बाद फिर इनकम, ये चारों हमने पॉइंट देखे। अब हम आ जाते हैं भैया हमारे लास्ट कॉन्सेप्ट पे सेविंग के, जिसका नाम है प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसमें अभी आपके जो इक्वेशन में कुछ सवाल बच गए उसके आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो प्रोपेंसिटी टू सेव के हम आए, उससे पहले वापस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे जाएंगे। सर आप बार बार कंजम्पशन पे क्यों जा रहे हैं, बेटा मैं इसलिए जा रहा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपने कंजम्पशन अच्छे से पढ़ लिया तो सेविंग ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। सब कुछ मैं कंजम्पशन का बेस उठाकर ही सेविंग बना रहा हूं, ताकि हमने कंजम्पशन याद करा, सेविंग ऑटोमेटिक हमको याद हो जाए। जहां जहां कंजम्पशन है वहां वहां आप सेविंग वर्ड का यूज करने लगो, जहां जहां ऑटोनोमस कंजम्पशन है वहां वहां आप ऑटोनोमस सेविंग का यूज करने लगो, जहां MPC है वहां MPS का यूज करने लगो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरा। चलो, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने क्या पढ़ा था, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हमने पढ़ा था कि ये हमको प्रोपोर्शन बताती है, ये हमको 3 सवालों के जवाब देती है बेसिकली। कौन कौन से 3 सवालों के जवाब देती है, पहला तो ये सवाल का जवाब देती है कि कंजम्पशन और इनकम का क्या रिलेशन है। फिर इसने जवाब दिया था हमको कि आपका कितना प्रोपोर्शन आप खर्च कर देते हो आपकी इनकम का, है ना, मतलब आपकी इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप एक्सपेंस कर देते हो, कंज्यूम कर लेते हो। फिर तीसरे सवाल का जवाब दिया था कि अगर इनकम आपकी बढ़ गई तो आप अपना कितना कंजम्पशन बढ़ाओगे। इन 3 सवालों के जवाब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ने दिए थे। ठीक इसी तरह जो हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये भी हमको 3 सवालों के जवाब देगी। सबसे पहला तो सेविंग और इनकम का क्या रिलेशन है, दूसरा कि ये हमारी इनकम का हमने कितना प्रोपोर्शन सेव करा, इसको बताएगी। तीसरा सवाल, अगर हमारी इनकम बढ़ जाए तो हमारी सेविंग कितनी बढ़ जाती है, इसका जवाब भी हमको कौन देगा,
प्रोपेंसिटी टू सेव देगी, प्रोपेंसिटी सेव देगी। हाँ, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग। तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताएगी हमको, रिलेशन बताएगी काय का, कि कंजम्पशन सेविंग और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, और हम बताएंगे वही जो कंजम्पशन और इनकम के बीच में था। क्या रिलेशन है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारी सेविंग कम बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी इनकम कम होगी वैसे वैसे हमारी सेविंग कम हो जाएगी, है ना। लेकिन इसका भी ये मतलब नहीं कि अगर इनकम जीरो तो सेविंग भी जीरो, हमने शेड्यूल में देख चुके हैं ना। बस रिलेशन पॉजिटिव है, हम इतना जानते हैं कि इनकम बढ़ी सेविंग बढ़ जाएगी, इनकम कम हुई सेविंग भी हमारी कम हो जाएगी। चलो फिर अब बात आती है कि जैसे हमारे वहां दो टाइप थे कंजम्पशन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, कौन से दो टाइप थे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी। ठीक इसी तरह प्रोपेंसिटी टू सेव के हमारे दो पार्ट बनेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एपीएस और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब एमपीएस। अब ये दोनों क्या बताएंगे, तो मैंने आपको पहले बोला कि प्रोपेंसिटी टू सेव हमको 3 सवालों के जवाब देगी। पहला तो क्या रिलेशन क्या है वो हमने देख लिया, दूसरा हमारी इनकम का कितना प्रपोर्शन सेव करते हैं वो एपीसी में बताएगी, एपीएस में बताएगी, और हमारी इनकम बढ़ने पर हम कितनी हमारी सेविंग बढ़ाते हैं ये जवाब हमको कौन देगा, एमपीएस देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एपीएस क्या होता है। तो एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये हमको बताता है क्या, ये हमको बताता है रेशो, काय का रेशो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, यानी हम हमारी इनकम का कितना परसेंटेज कितना प्रोपोर्शन सेव करके रख लेते हैं। एपीसी ने क्या बताया था कि आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च कर देते हैं, और एपीएस क्या बता रहा है कि आप अपनी जो आपकी इनकम है उसका कितना प्रोपोर्शन सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले मेरी इनकम थी कितने रुपए, 1000 रुपए, उसमें मैंने खर्च कर दिए थे कितने रुपए, 600 रुपए। तो मेरी सेविंग कितनी बचनी चाहिए भाई, 1000 है 600 खर्च कर दिए तो कितनी बचनी चाहिए, 400 बचनी चाहिए ना। तो ये जो 400 बचे यही हमारी क्या है, सेविंग। इसी को हमको एपीसी में बताना है कि भाई आपने कितना प्रोपोर्शन सेव कर लिया। तो हमने पहले तो मीनिंग देखना है, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। मीनिंग क्या है, मीनिंग है हमारा इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम, और फिर उसका फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, एपीसी इज इक्वल टू टोटल सेविंग अपॉन में टोटल इनकम। और अब हम ये टोटल सेविंग और टोटल इनकम में ये जो वैल्यू है इसको रख देंगे। तो देखो हमारी सेविंग टोटल कितनी है, 400, हमने 400 रख दिया न्यूमरेटर में। उसके बाद हमारी जो इनकम है वो कितनी है, 1000, तो मैं डिनोमिनेटर में रख दे रहा हूं 1000। सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ रहा है 0.4। ये 0.4 क्या बता रहा है, ये 0.4 आपको बता रहा है कि आप अपने इनकम का 40% सेव करके रख लेते हो। और वो कॉमन सेंस है भाई कि अगर मैं अपने इनकम का 60% खर्च कर देता हूं, 600 यानी 60% खर्च कर देता हूं, तो 400 यानी 40% मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। तो कॉमन सेंस में निकल के आ गया। तो 0.4 या 0.40 हमको क्या बताता है कि हमने 40% हमारी इनकम क्या कर ली है, सेव कर ली है। समझ गया भाई आप बात। इसी तरह अब हम आ जाते हैं एमपीएस पे। अब एमपीएस क्या बताएगा कि अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरी सेविंग कितनी मैं बढ़ाऊंगा। तो वापस एग्जाम को और आगे हमारे जो एग्जाम्पल है उसको और आगे बढ़ाते हैं कि हमने देखा था हमारी इनकम 1000 से कितनी हो गई थी, 2000। तो हमारी जो कंजम्पशन थी वो 600 से हमने कितनी कर दी थी, 900, यानी इनकम बढ़ने पे हमने कंजम्पशन बढ़ाया था। तो अब देखो 2000 हमारी इनकम है और 2000 में से 900 हमने खर्च कर दिए, तो हमारे पास सेविंग कितनी दिख रही है, सेविंग हमको दिखेगी 1100। ठीक है, ये इक्वेशन सीधी सी वही इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। तो हमारी 2000 अब इनकम है, तो 2000 की इनकम में से अगर हमने 900 खर्च कर दिए तो हमारे पास सेविंग कितनी दिख रही है, 1100। तो एमपीसी में पहले हम देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। हमने देखा था कि अगर हमारा इनकम बढ़ जाती है तो हमारा जो सेविंग है वो कितनी बढ़ेगी, यानी इनकम में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज होगा, ये हमको बताता है एमपीएस। तो हम इसको मीनिंग में क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग
एंड चेंज इन इनकम, और उसी को फॉर्मूले में लिख देंगे। ठीक, अब ये जो हमने अभी देखा कि हमारी इनकम जो 2000 हो गई, जिसमें से 900 हमने कंजम्पशन कर दिया, तो हमारी सेविंग दिख रही 1100। तो इसमें चेंज क्या हुआ, इनकम देखो 1000 से 2000 हो गई, यानी इनकम में चेंज हुआ, कितने का चेंज हुआ, 1000 का। और सेविंग जो हमारी 400 थी वो हो गई 1100, यानी सेविंग में कितने का चेंज हुआ, 400 से 1100 हो गई, यानी सेविंग हमारी चेंज हुई 700 की, है ना। तो 700 का सेविंग में चेंज, इनकम में चेंज 1000 का, ये दोनों चेंज उठा के यहाँ फॉर्मूले में रख दो। तो सेविंग में चेंज 700, इनकम में चेंज 1000, तो आपका आंसर आ गया 0.7। अब ये 0.7 आपको क्या बता रहा है कि अगर आपकी इनकम में चेंज होता है तो आप अपनी सेविंग में 70% चेंज करते हैं। मतलब ये कि अगर अब की बार आपकी इनकम बढ़ती है तो उस बढ़ी हुई इनकम में से आप 30% ही खर्च करते हैं और 70% आप सेव कर लेते हैं। कि इनकम में अगर 100 रुपए बढ़े तो आप 70 रुपए तो सेव करोगे, 30 रुपए खर्च करोगे। 1000 रुपए बढ़े तो 700 रुपए आपने सेव कर लिए और 300 रुपए आपने अपने कंजम्पशन का इंक्रीज करा। समझे? तो ये एमपीसी हमको ये बताता है। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट में कंजम्पशन से उठा के ला रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मैं कंजम्पशन से उठा के ला रहा हूँ। आप देख रहे हो, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो पॉज करके पहले वो कॉन्सेप्ट समझ लो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा। कुछ नहीं है, केवल बस जो कंजम्पशन है उसी को बेस बना के मैं सेविंग पे कन्वर्ट करते जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपने एमपीसी देखा कि एमपीसी ने हमको बताया कि अगर मेरी इनकम 1000 से बढ़ गई तो मैंने अपनी सेविंग को 700 रुपए से बढ़ा दिया। मतलब मेरा जो एमपीसी है वो एमपीसी कितना हो गया, 7.7 हो गया, जो हमें बता रहा है कि हमारी बढ़ी हुई इनकम, अगर हम इनकम बढ़ती है हमारी, तो बढ़ी हुई इनकम का 70% हम बचा लेते हैं और 30% ही हम खर्च कर देते हैं बढ़ने पर, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें आपने सेविंग फंक्शन, सेविंग इक्वेशन और फिर प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा। हाँ, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि कुछ बुक्स इक्वेशन को ही सेविंग फंक्शन भी बोलने लगती है, यानी सेविंग इक्वेशन को ही सेविंग फंक्शन बोलने लगती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कंजम्पशन में भी बताया था कि आपका कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग कंजम्पशन इक्वेशन अलग चीज है, ठीक इसी तरह आपका सेविंग फंक्शन और सेविंग इक्वेशन अलग होती है। तो दोनों को अलग ही अलग ट्रीट करना भाई, है ना। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे एक सवाल का तो जवाब मिल गया कि एमपीएस क्या होता है, लेकिन सर वो जो दूसरा सवाल था कि 1 माइनस बी क्यों हमको इक्वल्स टू लिखना था 1 माइनस एमपीसी, तो हमने वो ना लिख के हमने 1 माइनस बी को डायरेक्ट एमपीएस क्यों लिख दिया। हम ये भी तो लिख सकते थे ना, 1 माइनस बी इक्वल टू 1 माइनस बी का क्या मतलब जाना था, एमपीसी। तो 1 माइनस एमपीसी क्यों नहीं लिख दिया आपने डायरेक्ट, 1 माइनस बी को आपने एमपीएस क्यों लिखा। तो इसके सवालों के मैं आपको जवाब दे रहा हूं, इस सवाल का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो देखो, हमारे ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और जो प्रोपेंसिटी टू सेव है, इनमें दो प्रॉपर्टीज है। वो दो प्रॉपर्टीज क्या है, सुनना, देखना। आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या बोला मैंने, एपीसी और एपीएस, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यानी एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू कितना होता है, 1। हाँ क्या सर, सही में, बिल्कुल सही में। आप जाके देख लो, हमने जो इक्वेशन करी है उस इक्वेशन में हमने फॉर्मूले से जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू देख लो। आपकी एपीसी में वैल्यू कितनी आई है, आपकी एपीसी में वैल्यू आई है 0.6 और आपकी एपीएस में वैल्यू कितनी आई है, उसमें आई है 0.4 और दोनों का टोटल कर लो, कितना आएगा, 1। तो मैंने यहाँ पे वही तो किया कि आपका एपीसी प्लस एपीएस दोनों को कितना लिखा है, इक्वल टू करके 1। ठीक इसी तरह आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का सम भी 1 आएगा। हाँ क्या सर, ये भी मिला लो बिल्कुल। आप देख लो, जो आपने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला यानी एमपीसी निकाला है, वो एमपीसी की वैल्यू देखो आपको कितनी दिख रही है, 0.3 दिख रही है। और ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं एमपीएस की, तो एमपीएस की वैल्यू देख लो, आपको मिल जाएगी 0.7, हमने एग्जांपल में किया है ना। तो 0.3 प्लस 0.7 इक्वल टू कितना हुआ, 1। तो मैं बोल सकता हूं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या हुआ, 1। ये जितने भी इक्वेशन, फंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब काम के हैं, सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे भाई, है ना। इसलिए इन सबको याद करना, उन्होंने कहा ठीक है ये तो कोई काम की नहीं, अपने फोकट है, तो सब काम के हैं, सबसे फॉर्मूले। और एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा आपको इन इक्वेशन में से एक ना एक, पक्का,
है ना। तो आज की जो आप क्लास पढ़ रहे हो ना, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये जो आज की आपने क्लास करी है, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पेपर ही नहीं बनेगा अगर आपका ये जो आपने कंजम्पशन और सेविंग पढ़े हैं इसमें पेपर में अगर नहीं आया तो समझ लेना पेपर आपका सब्जेक्ट का है नहीं, वो कोई दूसरे सब्जेक्ट का पेपर आ गया होगा। देखो भाई, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू कितना हुआ 1, और दूसरा आपका एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या हुआ 1। हाँ सर समझ गए, पर वो उसका आंसर दो जो आपने बोला 1 माइनस बी इक्वल्स टू एमपीसी कैसे हुआ। तो देखो ना अभी करते हैं। यहाँ पे अगर मैंने लिखा है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने 1 लिखा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस। देख लो भाई ध्यान से, क्या लिखा मैंने 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीसी। क्या करा मैंने, जो एमपीसी उसको ट्रांसफर कर दिया 1 की साइड, तो क्या बन एमपीसी जो है उसको 1 की साइड ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन गया हमारा एमपीएस बन गया ना 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि जो एमपीसी था, एमपीसी जो था वो प्लस में था तो हमने यहां लेके गए तो माइनस में हो गया, तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या बन गया एमपीएस। और अब मिला लो आप उस इक्वेशन को, हम वहां बोल रहे थे 1 माइनस बी इक्वल्स टू एमपीएस, और बी को हमने क्या बोला था एमपीसी, तो यहां पे भी क्या हुआ 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू क्या बन गया एमपीएस बन गया। इसीलिए हमने वहां पे 1 माइनस जो बी था हमने उसको वहां पे एमपीएस डायरेक्ट बोल दिया था, क्योंकि 1 माइनस बी यानी 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू इक्वल होता है, यह भी हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है ना। हमने ये एपीसी और एपीएस इक्वल टू 1 होता है ये भी एग्जांपल से प्रूव किया, और एमपीसी प्लस एमपीएस भी इक्वल टू 1 होता है ये भी एग्जांपल से प्रूव किया, और 1 माइनस एमपीसी इक्वल जो 1 माइनस बी इक्वल्स टू एमपीसी होता है वो भी यहाँ पे देख लिया है ना। 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, ये भी यहाँ पे हमने देखा। तो इस तरीके से ये 3 प्रॉपर्टीज आप, ये जो 2 प्रॉपर्टीज है 1 1 वाली वो याद रखना, और ये जो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस होता है ये तो जस्ट मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया था कि वहां जो 1 माइनस बी इक्वल्स टू एमपीएस हमने लिख दिया, वो वहां हमने ऐसा क्यों लिखा, समझे आप। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट समझे 2, कौन से, एक तो समझा कंजम्पशन का और एक समझा हमने का सेविंग का। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले क्या, बोलो भाई। वीडियो तो लंबा हो रहा है मुझे पता है, पर आप बोलोगे तो रिवाइज कर लेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगा और पूरा रिवाइज हो जाएगा। आप सेकंड्स में ला लो, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं पूरा रिवाइज कर दूंगा। करूं क्या, चलो देखो। सबसे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन में क्या लिखा था, स्पीड तेज रखूंगा भाई, 100% कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग बाय माइनस सी इक्वल टू एस, ये हमने इक्वेशन देखी। फिर हम कंजम्पशन पे आए, हमने देखा कंजम्पशन क्या है, तो इनकम का वो पार्ट जो हम कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च कर एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कर देते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन में 3 कॉन्सेप्ट, एक तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन इक्वेशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजम्पशन इक्वेशन में हमने देखा इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फिर कंजम्पशन इक्वेशन में देखा हमने क्या कि ये इक्वेशन एक बनी है क्या, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। यहाँ पे C मतलब कंजम्पशन, C बार मतलब होगा ऑटोनोमस कंजम्पशन, B मतलब हमारा होता है एमपीसी और Y मतलब हमारी इनकम। तो C बार मतलब क्या था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी जो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद हमने देखा B मतलब देखा था एमपीसी, उसको हमने होल्ड कर दिया था, Y मतलब था हमारा इनकम। फिर हम आ गए थे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको 3 क्वेश्चन के आंसर देता था सॉरी, पहला आंसर देता था वो कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, कंजम्पशन का कितना पोर्शन आप खर्च कर देते हो, और अगर इनकम बढ़ी तो आपका कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। फिर हमने देखा एपीसी ने हमको बताया कि हमारी इनकम का हम कितना प्रोपोर्शन खर्च कर देते हैं। मीनिंग में देखा था इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। फॉर्मूला देखा था एपीसी इक्वल टू सी अपॉन में वाई। इसी तरह हम एमपीसी पे आ गए थे। एमपीसी ने हमको बताया कि हमारी इनकम बढ़ने पर कितना प्रोपोर्शन हम कंजम्पशन का हमारा बढ़ाते हैं। फिर इसका मीनिंग हमने क्या समझा था, हमने देखा था इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। फिर हम आ गए थे सेविंग पे। सेविंग में हमने देखा सेविंग हमारी इनकम का वो रेसिडुअल पार्ट है जो कि आफ्टर डिडक्शन होता है कंजम्पशन के। यहाँ पे भी हमने एक सेविंग फंक्शन पढ़ा और सेविंग इक्वेशन पढ़ा। सेविंग फंक्शन में हमने देखा इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो कंजम्पशन सेविंग इक्वेशन थी, S इज इक्वल टू S बार प्लस
हमारा जो होता है 1 माइनस बी और वाई। अच्छा, यहाँ पे जो एस बार है, एस बार हमारा डिस सेविंग हमको क्या बताता है कि हमारी इनकम पे ये सेविंग डिपेंड नहीं हो, जब माइनस में सेविंग होती है उसे हम डिस सेविंग होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में ये जो एस बार है उसकी जगह एस बार ना लिखे होके माइनस सी बार लिखा होता है। क्या बोला मैंने? एस बार ना लिखा होके क्या लिखा होता है? माइनस सी बार। ध्यान रहे, एस बार माइनस सी बार दोनों ही एक ही बात होती है ना, क्योंकि आप हमेशा में डालना जब आपकी एस बार होती है तब आपकी जो कंजम्पशन है वो इक्वल होती है। मतलब हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन बोले या हम हमारी डिस सेविंग बोले, हमेशा और हमेशा इक्वल होगी। समझ गए आप इस चीज को? ठीक, तो यहाँ पे हमने सी एस इज इक्वल टू एस बार प्लस 1 माइनस बी और क्या देखा हमने? वाई। यहाँ पे एस मतलब सेविंग, एस बार मतलब डिस सेविंग, 1 माइनस बी यानी एमपीएस और वाई मतलब इनकम। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे, प्रोपेंसिटी टू सेव पे। प्रोपेंसिटी टू सेव में हमको 3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। सेविंग और इनकम का क्या रिलेशन है, आप अपने इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव कर लेते हो, और आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप अपने इनकम का कितना, आप अपने इनकम में कितना प्रोपोर्शन सेविंग बढ़ा देते हो। ये 3 क्वेश्चन के आंसर कौन देता है? प्रोपेंसिटी टू सेव देता है। यहां पर फिर हम बात करते हैं सेविंग की। सेविंग में एपीएस या फिर हम इसको बोल सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये हमको क्या बताएगी? ये हमको बताएगी कि हमारी इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम सेव कर लेते हैं। फिर हमने इसका मीनिंग में देखा था, इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। फिर सेविंग एंड इनकम के देखने के बाद हमने यहाँ पे देखा था सेविंग और इनकम का जो प्रोपोर्शन है वो देखने के बाद हमने देखा था एमपीएस। एमपीएस हमको क्या बताता है? हमको बताता है इनकम बढ़ने पर आप अपनी कितनी सेविंग बढ़ा देते हो। मीनिंग में हमने लिखा था इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। फॉर्मूले में हमने लिखा था एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सी अपॉन में चेंज इन वाई। इस तरह से ये हमने हमारे सेविंग और कंजम्पशन दोनों जान लिए थे। प्रॉपर्टीज देखी थी, केवल 2 प्रॉपर्टीज, कौन सी? एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, और एक और जोड़ लो प्रॉपर्टी, वो क्या कि जो हमारे ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो इक्वल टू होता है डिस सेविंग के, ऑलवेज। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ हमने कंजम्पशन और सेविंग कंप्लीट करा। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।